हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? हमारी यूनिट 3 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट सेकंड थी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिट थर्ड थी मोशन इन अ प्लेन। तो हमने तीनों यूनिट कंप्लीट कर लिया। यूनिट थर्ड में जो हमारा था मोशन इन अ प्लेन, उसमें मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा, और उससे पहले वेक्टर्स था, तो दोनों के ही न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत ज़्यादा करवाए, तो प्लीज़ चेक करना। और उसके अलावा भी न्यूमेरिकल, किसी और न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और एक यूनिफॉर्म मोशन वाला टॉपिक रहता है, लेकिन वो मैं इस चैप्टर में कराऊंगी जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके एंड में, जब ये चैप्टर एंड होने वाला होगा ना, तब हम लोग वो टॉपिक करवाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। पहले की अगर मैं एनसीईआरटी सिलेबस की बात करूँ ना, तो उसमें ये चैप्टर अलग हुआ करता था और फ्रिक्शन वाला चैप्टर अलग हुआ करता था। लेकिन अब ये चैप्टर कंबाइन हो गया, तो बहुत ही लेंदी और बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर फ्रिक्शन भी है, लॉज ऑफ मोशन भी है, टेंशन भी है, पुली क्वेश्चन भी है, यूनिफॉर्म मोशन भी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। तो थोड़ा सा लंबा चलने वाला है चैप्टर, तो अपने आप को रेडी रखना। और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करें हमारा चैप्टर 4। ये है हमारा यूनिट 4 विच इज़ लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था यूनिट सेकंड के अंदर, वो था इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़्यादा थी। ये वाले जो लॉज है, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। अब न्यूमेरिकल्स इस पर भी अच्छे अच्छे बनते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने पहले भी बताया, तो काफ़ी लंबा चलने वाला यूनिट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लॉज ऑफ मोशन, तो इसके अंदर एक वर्ड आता है मोशन। और ये अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा कि किसने दिया है, ये न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन ने दिए थे। तो मोशन, जब भी हम लोग मोशन की बात करते हैं ना, तो मोशन होता क्या है? हम लोग बोलते चलना, घूमना, कुछ भी करना, उसको मोशन। एक्चुअल में अगर मैं एक फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो मोशन होता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का मतलब है अपनी पोजीशन में चेंज करना। आप बैठे हो तो आपको उठना है तो बैठे, एक जगह खड़े थे तो वहाँ से चलना, चल रहे तो गाड़ी में जाना, स्टेट में चेंज होना, मतलब आपकी पोजीशन में चेंज होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब जब भी हम लोग मोशन की बात करेंगे, तो हम लोग किसकी बात करें? चेंज इन स्टेट की बात करें। और जब हम लोग चेंज इन स्टेट की बात करेंगे ना, तो ये अपने आप तो होने से रहा कि अरे मैं बैठी हूँ और अचानक से मैं खड़ी हो गई, कुछ ना कुछ मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है, वो स्टेबल थी, अब वो चलने लगी, तो क्या वो अपने आप चलने लगेगी? नहीं, उसके ऊपर किसी ना किसी फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। एक फुटबॉल है मेरे पास, ऐसे ही बैठी है, मतलब बैठी का मतलब एक जगह पे पड़ी है, ठीक है, तो क्या वो अपने आप हवा में उड़ने लगेगी? नहीं ना, मुझे यहाँ से किक करना पड़ेगा, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो जाके अपनी पोजीशन में चेंज करेगी और वो ऊपर की साइड निकलेगी। तो इसका मतलब होता है कि जब भी हम लोग मोशन की बात करेंगे, हम लोग चेंज इन स्टेट की बात करेंगे। और जब हम लोग चेंज इन स्टेट की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम किसी ना किसी फोर्स की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई फोर्स वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अपने आप स्टेट में चेंज होना इम्पॉसिबल है, हमको कुछ ना कुछ फोर्स देना पड़ेगा, या फिर हम नहीं दे रहे तो कोई ना कोई फोर्स उस पर लगेगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेट में चेंज आया है। तो वो, जैसे कि हमने जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे ना, काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था, स्पीड पढ़ी थी, एक्सेलरेशन पढ़ा था, वेलोसिटी पढ़ी थी, डिस्टेंस पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, ये सारी चीज़ें आती है काइनेमेटिक्स के अंदर। अब हमारे जो आगे वाले चैप्टर्स हैं ना, अब मेनली अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ, तो हम लोग मेनली बात करेंगे फोर्स की। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली होगा क्या? फोर्स। अब बात आती है कि फोर्सेस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, नंबर ऑफ टाइप्स। मतलब एक होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरे होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और इसके अलावा भी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करूँ तो मैं कॉन्टैक्ट के अंदर टेंशन आएगा, फ्रिक्शन आएगा, नॉर्मल फोर्सेस आएंगे, स्ट्रिंग के फोर्सेस आएंगे, स्प्रिंग के फोर्सेस आएंगे, बहुत सारे टाइप है फोर्सेस के, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लेकिन इन सब की जो बात है वो मैं बाद में करूँगी। मैं साथ साथ में फोर्सेस को लेके नहीं चल रही हूँ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को लेके नहीं चल रही हूँ। द रीज़न इज़ कि पहले हम लोग तीनों के तीनों लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर कर देते कि एक्चुअल में होता क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कैसे हमको इसको यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है।
उसके बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फोर्सेस, और हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे, पुली क्वेश्चन पे, टेंशन पे, तो बहुत सारा आगे होने वाला है। तो अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जब भी हम लोग मोशन की बात करेंगे ना, तो मोशन रिलेटेड होता है किससे, चेंज इन स्टेट से। कुछ ना कुछ स्टेट में चेंज आया, और वो कब पॉसिबल है, जब किसी ना किसी टाइप का उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तभी उसकी स्टेट में चेंज होना पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक्चुअल में लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया मे बी अभी तक आप लोगों ने इनके स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हो, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं तो पढ़ा रही हूँ। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ क्या बोलता है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले हम जो चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है कि इनर्शिया होता क्या है। ठीक है, हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया में पढ़ लेंगे, अपने स्टेटमेंट पढ़ भी लिया होगा, लेकिन इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया होता है, इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, और या फिर हम लोग एनी बॉडी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का मतलब इनर्शिया होता है कि जब भी कोई बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी टाइप का चेंज हो रहा है ना, चेंज का मतलब चेंज इन स्टेट, वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होगा ना, तो जो बॉडी इटसेल्फ होगी ना, उस चेंज को अपोज करती है कि मैं चेंज नहीं होना चाहती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बोलेगी कि मुझे रेस्ट पे ही रहना है। अगर अपन किसी टाइप का फोर्स लगा के उसके ऊपर उसकी स्टेट को चेंज करते हैं ना, तो उसको अपोज करती है एक बार को, वो चाहती नहीं है कि मैं अपनी स्टेट को चेंज करूँ। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। हर बॉडी का अपना अलग इनर्शिया होता है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनर्शिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मतलब है हम लोग जिस भी बॉडी, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसका इनर्शिया डिपेंड करेगा उसके मास पे। बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ही ज़्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। इसका मतलब बॉडी जितनी हैवी होगी, जितना मैसिव होगी, उतना ही बड़ा उसका इनर्शिया होगा। और अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा तो हमको उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए एफर्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। द रीज़न इज़ इनर्शिया, मैंने क्या बोला, इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, तो वो अपने अंदर किसी भी चेंज को वो अपोज करती है, वो नहीं चाहती है अपनी स्टेट को चेंज करना। अगर वो रेस्ट पे है तो बोलेगी मैं रेस्ट पे ही रहूँ, अगर वो मोशन कर रही है तो बोलेगी मैं मोशन नहीं करना चाहती हूँ, मैं वापस रेस्ट पे नहीं आना चाहती हूँ। और अगर अपन उसकी स्टेट को चेंज करते हैं ना, तो वो बॉडी उसको अपोज करती है एक बार। वो अलग बात है कि हम लोग बाहर से फोर्स इतना ज़्यादा लगाते हैं कि वो एट द एंड उसकी मोशन स्टेट में चेंज हो जाता है, लेकिन वो इनिशियली उस चीज़ को, उस स्टेट ऑफ चेंज को, उस चेंज इन स्टेट को अपोज करती है कि मैं नहीं चाहती हूँ मेरी स्टेट चेंज हो जाए। वो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। और अगर बॉडी का मास, जिस भी ऑब्जेक्ट, जिस भी बॉडी की हम लोग बात करते हैं, अगर उसका मास बहुत ज़्यादा है ना, तो वो उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को अपोज करेगी। अगर मुझे किसी ट्रक, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, हमारे पास एक है कार, एक है ट्रक। अगर मुझे कार को पुश करके, फॉर एग्जांपल कार खड़ी है, ठीक है, अगर मुझे कार को पुश करके उसको मोशन में लाना है, उसको चलाना है, और एक जगह मेरे पास ट्रक है, उसको मुझे पुश करके उसको चलाना था, आप खुद बताओ कि किस में ज़्यादा एफर्ट लगेगा। कार तो फिर भी 2-3 लोग धक्का मारेंगे तो चल जाएगी, लेकिन क्या ट्रक चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? बिकॉज ट्रक का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फोर्स या जो एफर्ट, जो पुश आप लगा रहे हो ना, वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। कंपैरेटिवली कार के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर अपने आप चलने की बात करो, इंजन की भी बात करी हो, तो जो कार का इंजन होगा उससे ट्रक का इंजन स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा पावर का होता है। द ओनली रीज़न इज़ कार का इनर्शिया कम होता है, उसको चलाने के लिए इतनी पावर ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना फोर्स नहीं लगता, लेकिन ट्रक में वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, तो उसमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो दिस इज़ बेसिकली इनर्शिया। एक बार फिर से ब्रीफ में बता देती हूँ। इनर्शिया होता है बॉडी की एक प्रॉपर्टी जो अपने अंदर किसी भी चेंज को
किसी भी स्टेट में चेंज होने को अपोज करती है। अगर वो नहीं चाहती है कि मेरी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए, तो वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मास से। जिस भी बॉडी की बात कर रहे हैं अपन, उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। मास के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मास होगा ना, उतना ज़्यादा उस बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर हम नहीं लगा रहे तो कोई भी फोर्स लग रहा है ना, वो उतना ही ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली। कम मास और ज़्यादा मास की बात कर रहे हैं तब। ये होता है इनर्शिया। अब हमने पढ़ लिया इनर्शिया क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका स्टेटमेंट क्या, ये बोलता क्या है? तो इसका स्टेटमेंट होता है, इफ़ अ बॉडी, ध्यान से सुनना, इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट और इन मोशन, देन इट विल कंटिन्यूज टू बी इन रेस्ट और मोशन अंटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। एक बार मैं लिख देती हूँ, ये इसका स्टेटमेंट है जो बोलता है, इफ़ अ बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ, इफ़ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन, मतलब दोनों में से कोई भी केस ले लो, या तो रेस्ट पे या फिर मोशन के अंदर है, मोशन, देन it will continue to be in rest or motion respectively until there is any external force। तो ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात कि अ बॉडी, इफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन, दोनों में से कोई भी केस हो, देन इट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट और मोशन अंटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है ना, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर कोई नेट फोर्स, कोई सा भी फोर्स है, उस पर जो नेट फोर्स अगर लग रहा है ना, तो वो बॉडी रेस्ट से बाहर आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। उसी टाइप से अगर कोई बॉडी मोशन में, देखो मोशन में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी। रेस्ट का मतलब तो समझ में आ कि एक जगह स्टेबल है, उसमें कोई मोशन हो ही नहीं रहा। लेकिन जब हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन की बात नहीं कर रहे। इट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ अ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। द रीज़न इज़ कि अगर उसको एक्सेलरेशन है तो स्टेट चेंज, उसकी स्टेट में चेंज हो गया ना। अगर बॉडी कम स्पीड से चली, अचानक फास्ट स्पीड से चलने लगी, तो उसकी स्टेट में चेंज हो चुका है, तो हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इफ़ अ बॉडी इज़ इन रेस्ट, इसका मतलब कोई भी मोशन नहीं है, एक जगह खड़ी है, एक जगह ही स्टेबल है। दूसरा, इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन, मोशन का मतलब वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। दोनों ही केस में वो बॉडी कंटिन्यू रहेगी उसी मोशन में। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उन पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाता। एंड विच इज़ एप्लीकेबल इन आर रियल केसेस ना। हम कोई फुटबॉल है तो वो रेस्ट पे ही है, जब तक उसको कोई छेड़ ही नहीं रहा है, तो वो एक जगह खड़ी रहेगी, एक जगह जहाँ पड़ी है ना वहीं पड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही उस पर किसी ने फोर्स लगाया, चाहे आप फोर्स लगा रहे हो, चाहे विंड आ रही है बाहर से, हवा आ रही है तेज, उसकी वजह से खिसके, लेकिन कोई भी फोर्स लगना चाहिए, चाहे मैं लगा रही हूँ चाहे किसी दूसरे सोर्स से आ रहा है। जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो उसी जगह पे रहेगी। जैसे ही उस पर कोई फोर्स लगा, इट कैन बी एनी फोर्स, कौन से टाइप का फोर्स है उसकी बात हम लोग अभी नहीं कर रहे। इट कैन बी एनी फोर्स, इट कैन बी एनी फोर्स, कोई सा भी फोर्स हो सकता है। लेकिन जैसे ही फोर्स लगा ना, उसके बाद में भी वो अपोज करती है चेंज में, स्टेट में चेंज होने का, लेकिन थोड़ा सा अपोज करने के बाद वो उस स्टेट में चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बोलता है बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो रेस्ट में या मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। ये होता है हमारा स्टेटमेंट लॉ ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, ये हो गई बात स्टेटमेंट की। अब हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर भी 3 लॉज की बात करेंगे, 3 टाइप्स की बात करेंगे। लॉ तो नहीं बात करेंगे, 3 टाइप्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। हम यहाँ पे बता रहे हैं, मैंने आपको बोला था ना कि इस पूरे चैप्टर में, इन तीनों लॉज के अंदर हम लोग टोटली डिपेंड कर रहे हैं फोर्स पे। तो जो फोर्स होता है ना, नेट फोर्स लिखती हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक ही टाइप का फोर्स लगे, 3-4 टाइप का फोर्स लग रहा है। देखो, ये फुटबॉल है,
ठीक है। अब जब तक इस पर कोई मैं फोर्स नहीं लगा रही हूँ तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे ही मैंने फोर्स लगा दिया तो इसका मतलब ये बॉडी मोशन में आ जाएगी, थोड़ा सा अपोज करेगी, उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कि अपोज करेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ये चलने लगेगी। ओके, ये चीज़ हो गई। अब अगर मैंने फोर्स लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फोर्स लगाया और इधर भी फोर्स लगाया और दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा ना वो कितना होगा, 0 होगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब ये स्टेबल ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। उसी टाइप से अगर मैंने यहाँ फोर्स लगा दिया, यहाँ फोर्स लगा दिया, 4 फोर्स लगा दिया और चारों के चारों इक्वल है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स जो होगा ना वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन मैंने फोर्स कैसे लगाया है, मैंने एक फोर्स लगाया ऐसे और एक फोर्स लगाया है ऐसे, और दोनों की वैल्यू अलग है, एक F है और एक F डैश है। तो इस केस में मोशन होगा, बिकॉज हमको नहीं पता किसकी वैल्यू कितनी है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हमको इसलिए किसी एक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नेट फोर्स की, कि टोटल जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, डायरेक्शन वगैरह सब कंसिडर कर दो, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मतलब डायरेक्शन मैटर करती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा रहे हो। सो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ नेट फोर्स इज 0, टोटल फोर्स अगर 0 है ना तो क्या होगा, वी नो कि जो फोर्स होता है ना वो क्या होता है, m मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। अब ma इक्वल्स टू 0 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे देखो किसी बॉडी का मास तो 0 नहीं हो सकता ना, तो हम लोग ये नहीं लिखेंगे m इक्वल्स टू 0, हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 0। ma इक्वल्स टू 0 को हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 0, बिकॉज मास कैन नॉट बी 0, मास 0 नहीं हो सकता। a इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब उसका नेट एक्सीलरेशन है ना वो 0 है, 0 है एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dv अपॉन dt लिखते हैं, विच इज़ 0। अब आप देखो कि हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है ना तो इसका मतलब वो क्वांटिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एक कांस्टेंट नंबर है। और यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, v का, विच इज़ वेलोसिटी। तो इसका 0 आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं ना तो वो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन, या ना ऐसा मोशन जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी चेंज इन स्टेट में ही आता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इफ़ नेट फोर्स इज 0 ना तो इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगी। ये होता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर फोर्स का रोल। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ फोर्स इनर्शिया कितने होंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड द थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यस, डायरेक्शन भी इसके अंदर आता है। तीन हमने टाइप्स की बात कर ली। अब इनके अंदर होता क्या है, अगर मैं बात करूँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तो ये बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है ना तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है। जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो अपनी स्टेट में चेंज नहीं करेगी, वो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई उसको नहीं हिला सकता। और जैसे ही उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो उसमें मोशन आ जाएगा, वो अपनी स्टेट में चेंज कर देगी। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम लोग तीनों का एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो एक ही एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मतलब जो तीनों में एप्लीकेबल हो। तो अगर मैं बात करूं कि कोई बस है, दिस इज आर बस, ठीक है, ये सीट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट यानी एक बॉडी, एक आदमी, एक इंसान बैठा है। और ये जो बस है ना वो किस में है, रेस्ट पे, नहीं चल रही, किसी स्टेशन पे खड़ी है, ठीक है। अब बस के अंदर ही ये ऑब्जेक्ट भी बैठा है और ये भी रेस्ट पोजीशन में है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी रेस्ट में रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहर का फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगी। और अगर इसकी पोजीशन में चेंज करने की ट्राई करते हैं ना तो ये अपनी चेंज को अपोज करता है, इसमें इनर्शिया काम करता है। एट दी एंड वो चलने लग जाती है। अगर ये दूसरी बॉडीज़ पे ज़्यादा काम कर रही है तो वो अलग चीज़ है।
तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आप किसी बस के अंदर बैठे हो, बस एक स्टेशन पे खड़ी है और जैसे ही बस अचानक से चलना स्टार्ट करिए मतलब बस ने अपनी पोजीशन में चेंज किया, वो रेस्ट पे थी, अब रेस्ट से वो मोशन पे आ गई। और जो अंदर आदमी बैठा है ना, उसकी क्या है, वो तो नहीं चल रहा है, बस चल रही है ना, उसका क्या कंडीशन रहेगा, अरे मैं तो रेस्ट पे था, मैं रेस्ट पे ही रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चलना चाहता हूँ, लेकिन बस चल रही है तो उसको भी चलना तो पड़ेगा ही, मतलब चलना पड़ेगा, मतलब उसमें भी मोशन तो आएगा ही। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे आप इमेजिन करो, ये सिचुएशन बहुत बार आपके साथ होती होगी कि जैसे ही बस एक जगह खड़ी होती है, अचानक से चलने लगती है, तो हमारे ऊपर पीछे की साइड में एक जर्क लगता है, इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क लगता है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। क्यों लगता है? द रीज़न इज कि बस आप रेस्ट पे थे, आपको रेस्ट पे रहना था, लेकिन बस आगे चलने लग गई, लेकिन आपकी बॉडी चाहती कि अरे मैं इधर ही रहूँ, मैं नहीं चलूँ, आप अपोज कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपको पीछे की साइड धक्का लगता है, बिकॉज आप पीछे ही रहना चाहते हो, मतलब उसी पोजीशन पे रहना चाहते हो। लेकिन टाइम के साथ आप उस अपोज को ऊपर आ जाते हो और आप चलने, मतलब बस के साथ भी आप लोग को, आपका भी मोशन होने लग जाता है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन ये जो जर्क लग रहा है ना, तो ये जो सिनेरियो है, ये जो एग्जाम्पल है, वो ये प्रूव कर रहा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, बिकॉज आपकी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती थी, आपकी बॉडी नहीं मूव करना चाहती थी, इसकी वजह से आपको पीछे की साइड जर्क लगता है। आपको इमेजिन करके देखना, बहुत बार ये चीज़ होती है। अब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। जिस टाइप से हमने रेस्ट की बात करी थी, उसी टाइप से हम लोग मोशन की बात करेंगे। सेम थिंग यहाँ पे भी है कि इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन, अगर वो कोई बॉडी मोशन में एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेशन की बात नहीं करियो, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वो उसी वेलोसिटी से उसी मोशन को कंटिन्यू रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल या फिर नेट फोर्स नहीं लग रहा है। जब तक फोर्स नहीं है ना, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, नेट फोर्स आया ना, तब उसके मोशन में चेंज पॉसिबल है, दैट इज चेंज इन स्टेट पॉसिबल है। लेकिन कब? जब फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जो हमने बस का एग्जांपल लिया ना, वो एग्जांपल हम इसके अंदर भी लेते हैं। कैसे? बस चल रही है, ठीक है, अभी हम लोग मोशन की बात करें, बस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो आपकी बॉडी भी बस के साथ में मोशन के अंदर है। लेकिन जैसे ही बस ने अपनी पोजीशन चेंज करी, चेंज करने का मतलब अचानक बस ने ब्रेक मारा, रुक गई बस, तो उसमें क्या होगा, आपको आगे की साइड जर्क लगता है। आपको कौन सी डायरेक्शन में लगेगा जर्क? आगे की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। एंड क्यों लगेगा? बिकॉज बस आगे की साइड चल रही थी, तो आपकी बॉडी इस मोशन को कंटिन्यू रखना चाहती है कि मैं आगे की साइड ही चलूँ, लेकिन बस ने ब्रेक ले लिया, तो आपकी बॉडी को आगे की साइड धक्का लगता है, बिकॉज आपकी बॉडी अभी भी मोशन में है। कुछ टाइम के बाद में वो भी रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन एक बार को तो आपको आगे की साइड जर्क लगता है। तो एक ही एग्जाम्पल से, बस के एग्जाम्पल से दोनों लॉ आप प्रूव कर सकते हो। पहला, अगर रेस्ट की बात कर रहे हो तो आप रेस्ट से चला दो, और दूसरा मोशन की बात करें तो मोशन से ब्रेक लगा दो। ये दोनों केस है। अब आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि अगर बॉडी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है ना, तो वो कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में रहना चाहती है। अगर डायरेक्शन में कोई चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल यू टर्न आता है, तो वो उस चीज़ को अपोज करती है, ठीक है, वो चीज़ को अपोज करती है और वो उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही उस पर बाहर की साइड कोई फोर्स लगता है ना, तब वो डायरेक्शन चेंज होती है। इसको समझने का क्या तरीका है? फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे चल रहे थे, फिर अचानक ऐसे मुड़ना पड़ गया, ठीक है, ये मैं ले लेती हूँ, ये हमारी रोड है, ये हमारी कोई रोड है। अब आप यहाँ पे बस के अंदर हो और आप चल रहे हो, ठीक है, तो आप स्टेबल सीधे सीधे चल रहे थे, फिर अचानक मुड़ना पड़ रहा है, तो आप चाहते हो कि मैं इसी डायरेक्शन में चलता रहूँ, लेकिन बस की डायरेक्शन कैसे हो गई? इस तरफ। तो इसी की वजह से आपको एक बाहर की तरफ धक्का लगता है, आपको एक आउटवर्ड डायरेक्शन में धक्का लगता है, जर्क लगता है। क्यों? बिकॉज बस ऐसे मुड़ गई, आपकी बॉडी चाहती है मैं सीधा ही चलूँ, तो आपको इस साइड में, यानी आपकी पहले वाली डायरेक्शन में एक जर्क लगता है। सब में यही होता है ना, पहले वाली डायरेक्शन में जर्क लगता है। बस रेस्ट पे थी और आगे चलने लगी, पहले वाली डायरेक्शन पीछे की साइड रह गई, तो पीछे की साइड जर्क लगता है। और बस आगे चल रही थी और अचानक से रुक गई, तो आपको पहले वाली डायरेक्शन में, आगे जाना चाहते तो आगे की साइड जर्क लगता है। उसी टाइप से डायरेक्शन के अंदर भी यही होता है। बस ऐसे मुड़ गई, लेकिन आपको सीधा जाना था, आपकी बॉडी चाहती है कि मैं स्ट्रेट लाइन में ही चलूँ, तो आपको बाहर की साइड एक पुश लगता है, एक जर्क लगता है, एक फोर्स लगता है। तो ये होता है लॉ ऑफ डायरेक्शन, दैट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तीनों के तीनों केसेस आते हैं इसके अंदर। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ABCD, ये हमारे पास एक केस है। इसके अंदर क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के बीच में एक और कोई मास लगा हुआ है और नीचे एक और थोड़ा सा स्ट्रिंग का पार्ट है और एक कोई ऑब्जेक्ट इस स्ट्रिंग को खींच रहा है। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं, एक केस आता है सडन ब्रेकिंग और एक आता है ग्रेजुअल ब्रेकिंग। इसका मतलब है कि अगर आप अचानक से स्ट्रिंग को खींचते हो एक ही झटके में, तो स्ट्रिंग कौन से पार्ट से ब्रेक करेगी, AB वाले पार्ट से और CD, या फिर CD वाले पार्ट से। दूसरा आता है आपने धीरे धीरे रस्सी को खींचा, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा के खींचा, तो उस केस में ये जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से ब्रेक करेगी। तो आप इसका आंसर मुझे दो। पॉज करो वीडियो को 2 सेकंड के लिए और आपको जो भी आंसर आता है आप मुझे बताओ कि क्या आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। सही गलत वो बात की बात है, आपको क्या लगता है कि किस केस में कहाँ से स्ट्रिंग ब्रेक करेगी। तो ठीक है, जिनको लगा होगा उन्होंने मुझे बता दिया होगा आंसर। तो अभी हम लोग चेक करते हैं। देखो, पहले हम लोग केस लेते हैं सडन ब्रेकिंग वाला। जब आप रस्सी को इसमें देखो थोड़ा सा ना फोर्स टेंशन वाला पार्ट आएगा, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इट्स नॉर्मल, मतलब इसमें वो ना सेंस ह्यूमर की बात है, इसमें इतना वो कुछ है नहीं फिजिक्स का। तो सडन ब्रेकिंग इसका मतलब आपने अचानक फोर्स लगा के एक साथ में सारा फोर्स लगा के रस्सी को तोड़ने की ट्राई करी, तो उस केस में आपकी ब्रेकिंग होगी CD से। द रीज़न इज, जैसे ही आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया ना रस्सी के अंदर, क्या होगा, और आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो इस पॉइंट से, इसमें क्रिएट होगा, क्या क्रिएट होगा, टेंशन। जब भी आप किसी रस्सी को खींचते हो तो उसमें टेंशन क्रिएट होता है, लेकिन आपने जब अचानक एकदम से सारा फोर्स लगाया ना, तो सारा का सारा टेंशन इधर ही रहेगा, वो ऊपर की साइड ट्रैवल नहीं कर पाएगा, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। देखो, कोई रस्सी होगी ना, आप इसको नीचे इस पॉइंट से खींच रहे हो, अगर आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे ना, तो जो टेंशन रहेगा ना, एकदम से सारा फोर्स लगाओगे ना, तो सबसे पहले टेंशन यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिर वो धीरे धीरे ऊपर की साइड ट्रैवल करेगा। तो उसी टाइप से जब आप एकदम से फोर्स लगाओगे ना, तो सारा का सारा टेंशन इसी पार्ट में क्रिएट हो जाएगा और रस्सी इस पार्ट से ब्रेक हो जाएगी, यानी CD से। और उसके अपोजिट अगर आप लोग धीरे धीरे फोर्स लगाओगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे टेंशन आया, धीरे धीरे यहाँ से पे भी टेंशन आना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी टेंशन आ जाएगा, और फिर आप थोड़े थोड़े फोर्स को और बढ़ाओगे ना, तब ब्रेक करेगी AB वाले पार्ट से, बिकॉज आपका टेंशन यहाँ तक पहुँच गया है। तो उस केस में आपकी रस्सी ब्रेक होगी AB से। तो ये केस इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझने के लिए। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ अ मैन इज throwing a ball in a train in upward direction, then the ball will be, first case है when the train is moving with constant velocity, second train is accelerating, and third one is train is deaccelerating। तो क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, वो ट्रेन के अंदर बॉल को ऊपर की साइड फेंक के कैच करने का ट्राई करता है। तो उसमें 3 कंडीशन है। वो बॉल की सिचुएशन क्या होगी, उसके हाथ में होगी, आगे गिरेगी, पीछे गिरेगी, साइड में गिरेगी, दूसरे साइड गिरेगी, उस बॉल की पोजीशन कहाँ पे होगी। 3 केस में, अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब बॉल कहाँ पे होगी, ट्रेन अगर एक्सीलरेट कर रही है मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है आगे की डायरेक्शन में, तब उसकी बॉल की जो पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, और ट्रेन अगर डी एक्सीलरेट कर रही है तो उस केस में बॉल की पोजीशन कहाँ पे होगी। मैंने अभी जो तीनों टाइप्स पढ़ाए ना, ये उसी पे डिपेंड करता है।
तो आपको मुझे बताना इन तीनों ही केसेस में बॉल की पोजीशन कहाँ पे होगी। 2 मिनट 2 सेकंड का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि सिचुएशन क्या रहेगी। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहला वाला केस ले रहे हैं, ट्रेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि या तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, वेलोसिटी मतलब मोशन कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मोशन करती रहेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका जो केस होगा उसके अंदर ये होगा कि अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो आपने बॉल फेंका तो आपकी बॉडी भी उसी वेलोसिटी से ट्रेन के साथ में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और बॉल भी उसी वेलोसिटी से ट्रेन के साथ ट्रैवल कर रही है। तीनों ही केस में तीनों ही बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो वो जो बॉल है ना वो वापस आपके हाथ में ही आएगी। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ ना तो ये हो जाएगा विल बी इन द हैंड्स ऑफ द मैन। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आदमी, उसके हाथों में ही ये बॉल वापस आएगी अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। दूसरा केस है ट्रेन इज एक्सिलरेटिंग। इस केस को आप ऐसे लो कि ट्रेन पहले रेस्ट पे थी और अचानक से चलने लगी। ये वाला केस ले, एक्सिलरेट मतलब बढ़ गई, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले ये रेस्ट पे थी और फिर ये एकदम से बढ़ने लगी। इसका हम लोग केस किससे ले सकते हैं, ये हो जाएगा कि बस रेस्ट पोजीशन पे थी और अचानक से चलने लगी। तो उस केस में आप पे कौन सी डायरेक्शन के अंदर जर्क लगता है, पीछे की डायरेक्शन में। रेस्ट पे थी, अचानक से चलने लगी, अचानक से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो आपकी बॉडी चाहती है कि मैं पहले वाली जगह पे रहूँ, मतलब मैं रेस्ट पे रहूँ, तो उस पर पीछे की साइड में जर्क लगता है। तो इस केस में जो बॉल होगी ना, उसकी जो पोजिशन है वो कहाँ होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब पीछे की साइड। तीसरा केस है ट्रेन इज डी एक्सिलरेटिंग, मतलब वो पहले अच्छी वेलोसिटी से चल रही थी, फिर अचानक से उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो ये वाला केस हम ले सकते हैं कौन सा, कि बॉडी मोशन में थी और अचानक से रेस्ट में आ गई, अचानक से रेस्ट के अंदर आ गई। तो इसमें क्या हो गया, बॉडी भी चाहती थी कि मैं चलती रहूँ और जैसे ही मोशन बस जो है वो स्टॉप हो गई, लेकिन बॉडी चाहती है कि मैं अभी भी चलूँ, तो उसमें आगे की साइड में एक्सर्ट लगता है ना। तो इस केस में जो बॉल होगी ना, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब अगर ट्रेन धीरे धीरे रुक रही है ना, तो बॉल आगे कहीं पे आएगी, ठीक है, वो आगे की डायरेक्शन में आएगी। तो ये तीनों की तीनों वो जो मैंने टाइप्स पढ़े थे ना, उसी से लिंक करता हुआ ये एक एग्जांपल है। आप इन चीज़ों को, ये भी जो एग्जांपल है ना, देखो ये जो तीनों के तीनों लॉज है ना, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है उनके अंदर, कोई के क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर रहेगा, बाकी इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं है। तो आपको इमेजिन करनी है सिचुएशन। अगर मैं ऐसे बोलूँ तो आप रट लोगे कि हाँ बस में बैठा हूँ, बस ब्रेक लगेगी तो मुझे आगे साइड धक्का लगेगा, अगर बस अचानक से चलेगी तो पीछे साइड। आप इमेजिन करो ना, आप बस में ट्रैवल करते हो, कभी तो करा ही होगा। उस केस में आपके साथ क्या होता है, जैसे ही एकदम से धक्का लगता है ना, बस को ब्रेक लगा के रुक जाती है, तो आप ऐसे आगे की साइड नहीं गिरते हो। कार का इमेजिन करो, कार में एकदम से ब्रेक लगाते हो तो स्टेयरिंग पे गिरते हो ना एक बार, तो इसका मतलब आपके आगे की डायरेक्शन में जर्क लग रहा है, आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और कब लग रहा है, जब हम लोग स्पीड से अचानक से रेस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इमेजिन करनी है सिचुएशन, तो ये सारे एग्जाम्पल है बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो ये आई थिंक फर्स्ट लॉ में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं। और अभी तो बहुत फेमस भी चल रहा है वो एग्जाम्पल रील्स वगैरह में, कि एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, नीचे कोई भी क्लॉथ रख रखा है, आप अचानक से क्लॉथ को खींचोगे ना, तो वो पानी की ग्लास एज इट इज़ उसी जगह पे रहेगी, वो नहीं गिरेगी। एंड द रीज़न इज़ कि वो ग्लास पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने फोर्स किस पे लगाया, उस कपड़े के ऊपर फोर्स लगाया। तो ग्लास तो रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। हम लोगों ने फोर्स लगाया किसके ऊपर, उस कपड़े पे, तो वो कपड़ा नीचे से निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर उसी कपड़े को अगर अपन धीरे धीरे पुल करेंगे ना, तो वो फोर्स या फिर जो स्ट्रेस होगा ना उस कपड़े के अंदर, वो धीरे धीरे पानी की ग्लास में भी ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर हम लोग धीरे धीरे खींचते तो पानी की ग्लास भी उसके साथ में गिर जाएगी, बिकॉज वो जो स्ट्रेस होगा वो ग्लास के अंदर भी जो फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं ग्लास पे भी थोड़ा सा लगने लग जाएगा। इसलिए इसमें सडन फोर्स का ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज हमको फोर्स सिर्फ और सिर्फ उसी कपड़े पे लगाना। अगर थोड़ा सा भी फोर्स ग्लास पे लगाना तो फिर ग्लास भी उसके साथ में मोशन करने लग जाएगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, कार्डबोर्ड वाला एग्जाम्पल है कि ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर हमने कॉइन रखा है। अगर हम लोग कार्डबोर्ड को अचानक से खींचते हैं तो कॉइन उसी जगह पे रह के सीधा पानी में गिर जाएगा, वो कार्ड के साथ में नहीं आएगा, बिकॉज हमने फोर्स किस पे लगाया, कार्ड पे लगाया, कॉइन पे नहीं लगाया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आई थिंक इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लॉ ऑफ इनर्शिया जो भी डिटेल में चीज़ थी, एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिर भी किसी टाइप का कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं और अच्छे से ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने का। तो अभी हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इस लॉ के अंदर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है विच इज मोमेंटम। पहले वाली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो 9-10 में मोमेंटम क्या होता है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। आप लोगों को अगर मैं मोमेंटम पूछूं तो बोलोगे मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया मोमेंटम, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, क्या फिजिकल मीनिंग क्या होता है, आपको अगर इसको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, ठीक है। तो मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इन मोशन। इसका मतलब कोई भी बॉडी जिसके पास अपना मास है, अपना वेट है, और वो मोशन कर रही है, वो मूव कर रही है, उसके पास कोई वेलोसिटी है, तो उसके पास मोमेंटम भी होगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, कितना मोशन वो कर सकती है, कितना मोशन वो कंटेन करती है, वो होता है मोमेंटम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला मास इन मोशन, इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो उसमें मास भी है और उसमें मोशन भी है। मोशन का मतलब वेलोसिटी हो गया ना, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी है तभी मोशन है, तो ये हो गया मास वेलोसिटी, मास इन मोशन। अगर मैं एग्जांपल लूँ, बहुत ही फेमस और हर जगह मिल जाएगा एग्जांपल, कि मेरे पास एक कार है और एक और कार है, ठीक है, दोनों का मास सेम हो गया लेकिन वेलोसिटी अलग अलग है। इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। मोमेंटम का मतलब क्या है, मास इन मोशन। ये वाला जो मास है ना, इसका मोशन ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ये वाली जो बॉडी है ना, उसका मास उतना ही है लेकिन वेलोसिटी कम है, यानी मास इन मोशन कम है, इसका मतलब मोमेंटम कम है। इसका मतलब अमाउंट ऑफ मोशन इसमें ज़्यादा है और अमाउंट ऑफ मोशन इसके अंदर कम है। और इसकी जगह अगर मैं लेती हूँ एक कार और एक लेती हूँ ट्रक, ठीक है, दोनों का मास अलग अलग है, ये कम है ये ज़्यादा, लेकिन वेलोसिटी सेम है। मैंने ले लिया कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो इस केस में मास इन मोशन इसका कम होगा और मास इन मोशन इसका ज़्यादा होगा। द रीज़न इज इसकी वेलोसिटी, अमाउंट ऑफ मोशन इसमें कम है बिकॉज इसका मास कम है, और अमाउंट ऑफ मोशन इसमें ज़्यादा है बिकॉज इसका मास ज़्यादा है। इसको हम लोग एक तरीके से और समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा ना बॉडी के अंदर, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा उस बॉडी को रोकने के लिए। द रीज़न इज़, अगर मैं बात करूँ कार की, ठीक है, वेलोसिटी मैंने एग्जांपल ले लिया, कार और ट्रक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, एक ही वेलोसिटी से चलते हैं। अगर जो मोमेंटम टर्म है ना, जो मोशन है, अगर सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता कि उसका मास से कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों को ही रोकने के लिए सेम ही फोर्स लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग बात करें मोमेंटम, वो होता है मास इन मोशन, ये नहीं उसके अंदर मास भी है, उसके अंदर मोशन भी है, m भी है, v भी है, तो दोनों ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर कार और ट्रक दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, तो आप खुद इमेजिन करो मुझे किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कार तो फिर भी रुक जाएगी लेकिन ट्रक को आप नहीं रोक पाएंगे, कंपैरेटिवली उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगने वाला है। तो ये होता है मोमेंटम से रिलेशन, कि किसी बॉडी का अगर मास इन मोशन या फिर अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा होगा ना, तो उसको रोकने के लिए भी हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अगर अमाउंट ऑफ मोशन कम होगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मोमेंटम कम है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। ये जो मैंने पूरा का पूरा रामायण गाया है ना, द रीज़न इज़ मैं लिंक करना चाहती हूँ मोमेंटम को फोर्स से, कि फोर्स और मोमेंटम कैसे लिंक करते हैं। और यही मेन होता है हमारे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि हाउ मोमेंटम एंड फोर्स इज रिलेटेड, उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ बताई, एक बार फिर से बता देती हूँ। मोमेंटम, कोई आपसे पूछे मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज मास इन मोशन, कि कितना मास कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करे, या फिर अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी, कि किसी बॉडी में, किसी बॉडी का मतलब किसी मास में कितना ज़्यादा मोशन है, वो बताता है मोमेंटम। किसी बॉडी का मोमेंटम, मास, वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर दो बॉडी का वेलोसिटी सेम है, मास ऊपर नीचे है, तो उनका मोमेंटम भी अलग होगा। बॉडी का मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, मोमेंटम मतलब m × v,
जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही ज़्यादा उस बॉडी को रोकने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर किसी बॉडी का मोमेंटम कम है तो उतना ही कम फोर्स हमें उस बॉडी को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, पानी भी लेती हूँ। क्या, तो ये तो बात हो गई पूरी की पूरी मोमेंटम की। अब देखो, मैंने ये चीज़ बता दी, मोमेंटम होता है क्या, अमाउंट ऑफ मोशन, बॉडी के अंदर कितना मोशन है। मोशन कम होगा, अमाउंट ऑफ मोशन कम होगा, मोमेंटम कम होगा, रोकना भी इजी होगा। अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा होगा, मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, रोकना डिफिकल्ट होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन ने बताया कि मोमेंटम और फोर्स कैसे ना कैसे रिलेटेड है, बिकॉज मोमेंटम ज़्यादा लग रहा है ना, तो उस बॉडी को रोकने के लिए भी फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस रिलेशन को हमने क्या लिखा, F इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। इसको इक्वल्स की जगह प्रोपोर्शनल लिखेंगे ना तो मोर एक्यूरेट होगा। F इज प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। इसका मतलब द फोर्स वी आर अप्लाइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है दिस इज नेट फोर्स, जितना भी फोर्स बॉडी पे लग रहा है, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेज जितने भी फोर्स है वो लगा दो। अप्लाइड फोर्स, या फिर मैं बोलूँगी नेट फोर्स इज डायरेक्टली proportional to rate of change in momentum. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड लॉ का कोई स्टेटमेंट नहीं है, सेकेंड लॉ का ये फॉर्मूला है। दिस रिलेशन इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द अप्लाइड फोर्स और द नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको और आगे हम लोग कर सकते हैं, F इक्वल्स टू, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल वाले साइन को खोलते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, कोई कांस्टेंट के ले लेती हूँ, डी पी अपॉन डी टी। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब हम लोग इसको अगर इस फॉर्मूले को और एक्यूरेटली हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं P। देखो, हमको नहीं पता है रिलेशन कैसे आया, लेकिन हमको ये पता है कि जो मोमेंटम होता है ना वो क्या होता है, mv, मास इंटू वेलोसिटी, P होता है। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ t के रेस्पेक्ट में, डी पी अपॉन डी टी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है हमारे डिफ्रेंशिएशन के डेफिनेशन से कि अगर हम जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारी जो ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है ना, ये भी फंक्शन किसका होना चाहिए, t का फंक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी हमको नहीं पता कि ये t का फंक्शन है या नहीं, तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था जो डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल होता है वो क्या होता है, फर्स्ट को एज इट इज़ रखो, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन करो t के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है वो, प्लस सेकेंड को एज इट इज़ रखो, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करो ये वाला। तो अगर मैं डी पी अपॉन डी टी की बात करूँ ना तो मेरे पास क्या आता है, एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि टाइम के साथ में जो मोमेंटम है ना वो कैसे चेंज हो रहा है, वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो अब आप चीज़ देखो कि डी पी अपॉन डी टी है ना मास, और डी वी अपॉन डी टी वेलोसिटी का टाइम के साथ में डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो मैं एम ए लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ, प्लस अब आप देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कुछ केसेस में, बहुत ही कम केसेस में ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल आप रॉकेट का एग्जांपल ले लो। रॉकेट के केस के अंदर क्या होता है कि जब भी हम लोग रॉकेट उड़ता है ना, तो जैसे जैसे वो हाइट पे पहुंचता है ना, वैसे वैसे इसका कुछ पार्ट है ना वो गिरता रहता है, मतलब इसका जो मास है ना वो कम होता रहता है। अगर मैं आपकी बात करूँ चांद पे वगैरह जो चंद्रयान अभी गया है, तो उनमें के अंदर ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रॉकेट चांद पे पहुंच जाता है, ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ ना कुछ पार्ट धीरे धीरे गिरता रहता है। या फिर अगर आपको ये वाला रॉकेट नहीं लेना, तो जो नॉर्मल रॉकेट्स होते हैं ना, उनमें भी क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा फ्यूल होता है, और ये इसकी वेलोसिटी आगे की साइड इसीलिए होती है क्योंकि पीछे की साइड से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और ज़्यादा फॉग निकलता है।
तो इसका मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ना, वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, चाहे इसके पार्ट्स की फॉर्म में हो चाहे इस धुएं की फॉर्म में हो, लेकिन इसकी मास कम होता रहता है। उस केस के अंदर हमको ये दोनों लेके चलना पड़ेगा कि मास है, एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन भी है, साथ साथ में इसका जो मास है वो भी कम हो रहा है। लेकिन इसके कुछ नंबर ऑफ एग्जाम्पल, ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप रॉकेट वाला ले लो, गन बुलेट वाला सिस्टम ले लो, बहुत ही कम सिस्टम में ऐसा होता है। तो इन जनरल हम इसको ले लेते हैं 0, बिकॉज इन नॉर्मल जैसे कि हमने फुटबॉल की बात कर ली, किसी मैन की बात कर ली जो वेलोसिटी करे, तो आदमी का वजन चलते चलते कम थोड़ी हो जाता है। तो हम ये जो dm/dt है ना, इसकी वैल्यू लेते हैं 0, बहुत ही स्टैंडर्ड केस में। बाकी dm/dt वाला केस भी हम लोग लेंगे जब हम लोग रॉकेट एक्सप्लोजन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तब देखेंगे। फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, तो इसका मतलब ये 0, तो इसका मतलब dp/dt कितना हो गया ma हो गया, m है। और ये m है, आपको पता है कि ma की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है फोर्स के बराबर f। तो इससे हम लिख सकते हैं f = dp/dt, और ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस लॉ ऑफ मोशन से हम लोग निकाल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके अंदर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल की बात करती हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई आदमी किसी बिल्डिंग से कूद गया, ठीक है। आपको ट्राई नहीं करना है इसको, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। कोई आदमी किसी बिल्डिंग से कूद गया, तो क्या जब वो हवा में होता है तब उसको पेन होता है? नहीं होता है ना। पेन कब होता है? जब वो ज़मीन से गिरता है। तो पेन तो क्या, हड्डी वड्डी सब टूट जाती है। तो उस टाइम पे जो भी मतलब उसके ऊपर फोर्सेस काम करने होते हैं ना, वो कब काम करते हैं? जब वो ज़मीन से टकरा जाता है। द रीज़न इज, ये हमारा कोई टावर हो गया जिससे कोई ऑब्जेक्ट कूद रहा है, ठीक है, ले लिया। तो जब हम लोग किसी हाइट से लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी, हम लोग ड्रॉपिंग की बात करें, ठीक है, ड्रॉपिंग ले लिया तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यहाँ से 0 होगी। जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी गेन होगी, और वापस यहाँ पे जो आता है ना, ज़मीन से टकरा गया, तब वेलोसिटी 0 हो जाती है, होती है वेलोसिटी 0। लेकिन ये ज़मीन पे टकरा के फिर होती है, और उससे अपन अगर एक माइक्रो सेकेंड भी पहले की बात करें ना, जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे टाइम, हमको पता है ना फॉर्मूला v = u + at, पता है हमको, और हमने ले लिया v = u, हमारा 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा gt। ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव आएगा। तो टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे 0 थी, धीरे 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 बढ़ी, यहाँ पे भी बढ़ी, और गिरने से कुछ सेकंड्स पहले, एकदम माइक्रो सेकंड्स पहले उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो अगर मैं इस पूरे इंटरवल की बात करूँ ना, तो यहाँ पे मोमेंटम, रेट ऑफ मोमेंटम यानी dp/dt बताऊँ मैं, तो क्या हो जाएगा, dp/dt क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, dp/dt हो जाएगा कितना, मास, ये आप t ले लो टाइम, और ये हो जाएगा वेलोसिटी में चेंज। ये मान लिया मैंने u है इनिशियल वेलोसिटी, v - u ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा m और v - u, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन टाइम t, दैट इज mv/t। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टाइम है ना, ये बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लेके यहाँ तक आने, फॉर एग्जांपल इसको ऊपर से नीचे तक आने में 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये 59.9 सेकेंड्स तक तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रही हूँ, मुझे नहीं पता 59.9 सेकेंड्स, उससे भी ज़्यादा का डिफरेंस होगा, 0.999 माइक्रो सेकेंड्स मैंने आपको बोला है ना, तो वो होगा। तो ये इसका जो मोमेंटम होगा ना, रेट ऑफ मोमेंटम, ये mv/t होगा। तो इसका मतलब इसका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, फोर्स = dp/dt होता है। तो ये जो फोर्स होगा ना वो बहुत कम होगा। द रीज़न इज बिकॉज ये टाइम बहुत ज़्यादा है, ये मेरे मोमेंटम में चेंज आया है ना, mv - u, बहुत ही लंबे इंटरवल में आया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस इंटरवल की, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो मोमेंटम में चेंज होगा ना dp/dt, तो ये क्या होगा, mv हो जाएगा v - 0, v कितना है, मैक्सिमम -0 v। लेकिन यहाँ पे जो टाइम होगा ना वो तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम है। अगर डिनोमिनेटर के अंदर टाइम की वैल्यू, मतलब जो डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू उसकी बहुत कम होगी, तो इस ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, होती है।
तो इसका मतलब इस वाले केस में, सिर्फ इस वाले केस में जो फोर्स होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली दिस फोर्स, बिकॉज यहाँ पे मोमेंटम में चेंज उतना ही आ रहा है लेकिन जो टाइम है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। पूरी जर्नी का 99.9% वाला टाइम हो, पीछे के 0.0001 वाले टाइम के अंदर मोमेंटम में इसके बराबर ही चेंज आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। यही रीज़न होता है कि हवा में आपको पेन नहीं हो रहा है, बिकॉज आप पे फोर्स बहुत ही कम लग रहा है। जो भी फोर्स लग रहा है ना वो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से लग रहा है। लेकिन जैसे आप ज़मीन से टकराते हो ना, एकदम से मोमेंटम में बहुत बड़ा चेंज आता है, बिकॉज आपका टाइम जो होता है ना बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे पेन होता है। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं क्रिकेट तो आप सब लोग देखते ही होंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई प्लेयर बॉल को कैच करता है ना वो डायरेक्टली हाथ को ऐसा नहीं रखता, वो थोड़ा सा हाथ को पीछे की साइड लेके जाता है। होता है ना क्रिकेट। तो देखो लड़की तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, मैं भी बहुत देखती हूँ। तो ये चीज़ आपको पता होगी कि आप जो भी कोई बॉल को कैच करते हो आप सीधा ऐसे खड़े नहीं हो जाता, आप थोड़ा सा हाथ को पीछे की साइड लेके आते हो, पुल बैक करते हो हैंड्स को। द रीज़न इज आप हाथ को पीछे खींच के टाइम को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। अगर आपने सीधा कैच कर लिया ना, सीधा ले लिया, तो वो टाइम कुछ देखो यहाँ पे ना, अगर 2 सेकंड का भी फ़र्क होगा ना उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 3 से 4 गुना फोर्सेस कम हो जाता है। तो आप हाथ को पीछे खींच के टाइम को बढ़ा रहे हो। अब बॉल को हाथ में आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो dp/dt होता है, इसको हम लिख सकते हैं mv/t। इन जनरल लिख रही हूँ। अगर मैंने टाइम बढ़ा दिया तो इस ओवरऑल वैल्यू यानी इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी टाइप से जब हम लोग हाथ को पीछे की साइड करते हैं ना तो हम लोग टाइम को बढ़ा रहे हैं। हमने टाइम बढ़ा दिया तो हमारा फोर्स कम हो गया। तो इसकी वजह से प्लेयर्स ये टेक्निक होती है हाथ को पीछे ले जाने की। आपको स्ट्रेट पकड़ना है, पकड़ो, फोर्स आप पे लगेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। अब इसमें हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, इम्पल्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने जैसे भी डेरिवेशन होता है वो पढ़ लिया, 1-2 न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए। अब उसके बाद में हम लोग आगे हमारा टॉपिक रहेगा इम्पल्स का। वो भी एक पार्ट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, इसके अंदर ही आता है, बिकॉज वो मोमेंटम ऑफ फोर्स से रिलेटेड है। इसलिए हम लोग इसी लॉ के अंदर हमको वो टॉपिक भी पढ़ेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो वो हम अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।